राजनाथ सिंह ने इजराइल से भी फोन पर बातचीत की है और तमाम बातों को डिस्कस किया गया है इजराइल के साथ। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एलएसी की अगर बात करें तो एलएसी पर चीन की वादा खिलाफी एक बार फिर देखने को मिली है, क्योंकि बातचीत की लगातार प्रक्रिया चल रही है और बातचीत की लगातार चीन ये कहता है कि एक टेबल पर आकर बातचीत करिए, लेकिन कितनी बातचीत का असर वो देखने को मिलता है वो आप इससे समझ सकते हैं कि चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ वादा खिलाफी कर देता है, क्योंकि कोई भी समझौते का पालन चीन की तरफ से नहीं किया जाता। और खबर यह भी है कि तोप की तैनाती चीन की सेना कर रही है और पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है चीन की तरफ से। राजेश कुमार हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये खबर है कि चीन तोप की तैयारी में जुटा हुआ है कि तोप की तैनाती वो करेगा एलएसी पर, और साथ ही साथ ये भी खबर मिल रही है कि जो समझौता लगातार बातचीत का चल रहा है कि बातचीत के टेबल पर आ रही है और बातचीत के टेबल पर आप बैठकर बातचीत करें, प्रक्रिया जो चल रही है, कूटनीतिक वार्ता जो चल रही है, लेकिन चीन लगातार वादा खिलाफी कर रहा है। राजेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए हर्ष, चीन जो चलता है वो माओ के सिद्धांतों पे चलता है। माओ का सिद्धांत बोलता है कि एक तरफ आप जो भी देश है, जो आपका पड़ोसी देश है, उसके साथ प्यारी अच्छी बातचीत करते रहो, साथ ही साथ उसकी पीठ पर छुरा घोंपने की तैयारी भी करते रहो। यही चीन का सिद्धांत है और इसी पर चीन आगे बढ़ता है। रही बात तोपों की, तो मैं आपको बता दूं कि पेंगोंग तो झील के आसपास ये सब कुछ जो तैनाती है सैटेलाइट से जिसका पता चला है वो चीन ने की है। ये दरअसल फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 के बाद का चीन का इलाका है, जहां पर चीन ने अपनी तोपों की तैनाती की है। इसकी दो वजह साफ है, जो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली वजह यह है कि फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन को इस बात का डर है कि अगर वो फिंगर 5 से पीछे नहीं हटता तो भारत की आक्रामक कार्रवाई हो सकती है, भारत कार्रवाई कर सकता है, और इससे बचने के लिए उसने अपनी तोपों को लगाया है। तो कहीं ना कहीं चीन को भी इस चीज का डर है, और साथ ही साथ चीन को यह भी लग रहा है कि जो ये आने वाला जो हफ्ता है हर्ष, उसमें भी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल लिu लिन की बातचीत होती है, और इस बातचीत पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि किस प्रकार से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ने हैं। अगर बातचीत बिल्कुल जाती है तो भारत को सर्दियों से पहले कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ एक्शन लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में सर्दियों में अगर भारत को वहां पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है तो शायद जितना खर्चा युद्ध में होगा उतना ही खर्चा भारत की डिप्लॉयमेंट में हो जाएगा। इसी के साथ आपको बताना हर्ष, एक बहुत जरूरी है वहां पर कि वहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण भी चीन के द्वारा किया गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि चीन जब जून को चीन ने हमारे साथ पीठ पे छुरा घोंपा था, उसके बाद 16 बिहार के जवानों ने जब पलटवार किया था और घातक टीम ने जब उनको तोड़ा था, तो उसके बाद से चीन को अपने जवानों को उठाने के लिए, इलाज के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े। और यही वजह है कि चीन समझ सकता है कि अगर हटेगा नहीं तो पिटेगा, और जब पिटेगा तो इलाज कहां पे होगा? हॉस्पिटल में होगा। तो वहां पे उन्होंने तोपों के साथ साथ हॉस्पिटल का भी निर्माण किया है। इलाज के लिए तैयारी तो करा है, लेकिन चीनी सैनिक बचेंगे तभी तो इलाज होगा, क्योंकि जो हर्ष हमने किया था चीन का, कितने सैनिक मारे गए थे, और चीन ये क्यों नहीं सोचता कि जब भी युद्ध भारत की तरफ से किया, युद्ध भारत की तरफ से कभी नहीं किया जाता। राजेश, इस बात को हम क्लियर कर दें, क्योंकि दूसरे देश ही युद्ध की पहल करते हैं और भारत एक शांति प्रिय देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। लेकिन इतिहास की बात करें तो इतिहास गवाह है कि चीनी सैनिक घायल तो गए लेकिन मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया जब उन्होंने आंखें दिखाई। तो अस्पताल आखिर किस लिए? और बात करें अगर भारत की रणनीति की, तो भारत इस वक्त रणनीति बना रहा है। यह भी खबर है कि रक्षा मंत्री ने इजराइल से बातचीत की है फोन पर और पूरी चर्चाएं की गई हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं बॉर्डर एरिया की, या फिर नेपाल है, चीन है, इस तरीके से हालात बने हुए हैं, लेकिन भारत पूरी तरीके से सक्षम है। देखिए, रक्षा मंत्री ने जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत की है वो इस वक्त काफी मायने रखती है, क्योंकि भारत और इजराइल में हर्ष कई कुछ समानताएं हैं। जिस प्रकार से इजराइल जो है चारों तरफ दुश्मन से घिरा हुआ है, अगर भारत की तस्वीर आप देखेंगे तो लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, गुजरात तक, भारत उधर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे लगभग चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं, और जो दुश्मन नहीं थे उसे चीन कोशिश कर रहा है कि उसे भी भारत का दुश्मन बना दिया जाए। तो हमें कहीं ना कहीं इजराइल की तरह ही विदेश नीति और अपनी सैन्य नीति जो है
आक्रामक बनानी होगी। और ये दिखाता है कि लगातार जिस प्रकार से भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हुए हैं और जिस प्रकार से भारत ने पिछले 4-5 सालों में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की है, वो दिखाता है कि भारत अब इजराइल के नक्शे कदमों पर चल निकला है। बिल्कुल। देखिए हर्ष, कल एक डिफेंस एक्सपर्ट से मेरी जब बातचीत हो रही थी, जब मैं शो कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जहां शक्ति होती है वहीं पर भक्ति होती है। यानी कि अगर चीन को तुम शक्ति दिखाओगे तभी चीन जैसे देश को दबाया जा सकता है, नहीं तो अगर आप चीन के सामने कमजोर पड़ोगे तो चीन आपके साथ आपको दबाता चला जाएगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पैरों तले जमीन नहीं होगी और आपको हिंद महासागर में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। तो जरूरी है कि हमें इजराइल के साथ, इजराइल से सीखने की जरूरत है। हमें इजराइल की टेक्नोलॉजी तो चाहिए, लेकिन हमें इजराइल की वो साइकोलॉजिकल भी चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक भी चाहिए, कि जिस प्रकार से वो अपने पड़ोसी देशों पर अपनी बढ़त बना के रखता है, शायद वो कुछ हमें सीखने की हर्ष अब बिल्कुल। राजेश, ये भी खबर निकल के सामने आ रही थी कि 40,000 सैनिकों की तैनाती चीन की तरफ से की गई है और चीन ने उनकी तैनाती हर बॉर्डर एरिया पे की है। और अगर चीन की बात करें, ग्लोबल टाइम को आज हम देख रहे थे, ग्लोबल टाइम की तरफ से वीडियो जारी की जा रही है कि युद्धाभ्यास किया जा रहा है, नई नई ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी आईटीबीपी जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि बिना हथियार के वो सामना कर सके, यानी तैयारी दोनों तरफ से है। लेकिन चीन की अगर बात करें तो चीन के सैनिकों को युद्धाभ्यास की जो तैयारी इस वक्त कराई जा रही है, युद्धाभ्यास जो कर रहा है चीन, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और भारत की बात करें तो भारत को इतना एक्सपीरियंस है कि चीन अगर आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा। राजेश, देखिए हर्ष, पहले तो चीनी सेना की जो तैनाती है उसकी बात कर लें। दरअसल सिर्फ लद्दाख एरिया ऐसा है जहां पे चीन ने 40,000 जवानों को तैनात किया है। लेकिन जब आप लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो लगभग 3,800 किलोमीटर के आसपास है, जब आप उस पे जाते हैं तो ये तैनाती 2,40,000 हो जाती है। यानी कि चीन की मोर्चाबंदी सिर्फ लद्दाख में नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ कर सकता है, वो सिक्किम में कुछ कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ कर सकता है, हिमाचल उत्तराखंड में कुछ कर सकता है। लेकिन भारत ने भी उसी के हिसाब से अपनी डिप्लॉयमेंट की है। रही ग्लोबल टाइम के वीडियो की बात, तो देखिए हर्ष, चीनी सेना अब युद्धाभ्यास कर रही है और वो भारत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने युद्ध में महारत हासिल करते हैं। लेकिन चीनी सेना को यह पता होना चाहिए कि वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भारत युद्ध में है पिछले 30 सालों से। हम उसके गुलाम पाकिस्तान के साथ पिछले 30 सालों में युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा जो भी जवान है उसने अपने सीने पर गोली खाई है, उसने अपने कानों के आवाज से गोली की गूंज सुनी है। जब आप गोली मारते हैं तो बहुत आसान होता है हर्ष, लेकिन जब गोली आपके कानों के पास से गुजरती है तो उस फीलिंग को महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। राजेश, चीन ने पूरी तरीके से इस वक्त दिखावा करने की सिर्फ कोशिश कर रहा है और दिखावा वो करना चाहता है कि नहीं साहब, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन चीन की हकीकत क्या है पूरी दुनिया जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप पूरी नजर इस पर बनाए रखिएगा। बात जरा करेंगे बिहार और असम की, क्योंकि बिहार और असम में इस वक्त बाढ़ है और बाढ़ से लोग परेशान हैं। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ ने रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बिहार की बात करें तो ट्रेन के पास तक पानी पहुंच गया है, यानी ट्रेन अब नहीं चल पा रही है ट्रैक पर। ट्रैक के पास की पानी जा पहुंचा और कई ट्रेनें को डाइवर्ट करना पड़ा है और कई लोगों की बाढ़ से मौत हो गई है। प्रणय शर्मा लगातार जानकारी के साथ बने हुए हमारे साथ। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ खबर आपके पास भी है? क्योंकि बात करें ट्रेनों की तो ट्रैक पर पानी भर जाने से कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया और असम और बिहार में हम देख रहे हैं किस तरीके से बाढ़ से लोग परेशान हैं। प्रणय, देखिए बिल्कुल हर्ष, अगर बात असम की पहले करें तो असम में बाढ़ का मंजर है वो काफी ज्यादा भयावह की स्थिति इस वक्त हो चुकी है। 25 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हैं। लगातार लोगों का जनजीवन जो है वो इससे काफी हद तक अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो राहत बचाव कार्य हैं उसमें जुटी हुई है, लेकिन जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और कई जो गांव हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में असम की अगर हम बात करें तो बाढ़ से असम राज्य बहुत ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। कुछ ऐसी तस्वीर बिहार की भी देखने को मिल रही है। बिहार में भी हालांकि सरकार के जो दावे थे वो पूरी तरह से एक बार फिर से खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके के उन्होंने कहा था कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन
जेडीयू और बीजेपी की जो गठबंधन की वहां पर सरकार है, उन्होंने उनके जो दावे थे वो पूरी तरह से जो खोखले हैं वो साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह भी है कि विपक्ष के निशाने पर खासतौर पर नीतीश कुमार इस वक्त जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बने हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बाढ़ के मुद्दे पर घेरते हुए इस बार नजर भी आ रहे हैं। और इस बार क्योंकि चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर एक बड़ा मुद्दा रह सकता है विपक्ष के लिए, क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार की घेरते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि पहली बार नहीं है जब बाढ़ आई हो, क्योंकि हर साल यही मंजर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। असम की अगर बात करें, असम में कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, लगभग 200 करोड़ से ऊपर का नुकसान असम में होता है। क्या कुछ सरकार को तैयारी ऐसे समय में करना चाहिए, क्योंकि सरकार पर सवाल खड़े होते हैं जब हर साल बाढ़ आती है, तो आखिर तैयारियां क्यों नहीं की जाती प्रणय? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रदेश चाहे असम की बात करें या बिहार की बात करें तो ऐसी बनी रहती है। असम और बिहार में हर साल इसी तरीके से जो बाढ़ का कहर है, जो बाढ़ का कोहराम है वो मचता है और लोग बहुत बड़ी संख्या में से प्रभावित होते हैं। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के घरों में, गाँव में पूरी तरह से पानी जो है वो आ चुका है। सड़कें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है और नाव चल रही है। कई जिले इससे प्रभावित हैं और असम के 25 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त प्रभावित हैं। और एक और अहम बात हर्ष कि एनडीआरएफ की टीम की दाद देनी होगी, जो लगातार ऐसी विकट स्थितियों में लोगों की जान बचाने की में छुट्टी रहती है। और असम की बात करें वहाँ की एनडीआरएफ की जो टीम है वो बिल्कुल, यानी स्थिति ऐसी बनी हुई है प्रणय, कहीं ना कहीं सरकारों को सोचने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां तो जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बाढ़ का सितम हम देख रहे हैं। एक तरीके से बाढ़ का सितम कई लोगों की जान अब तक ले चुका है। लेकिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि रामलला की बात करेंगे, अगर राम जन्मभूमि की बात करें तो शिलान्यास वहां पर होगा अयोध्या में, और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी उत्तर प्रदेश के वहां पर पहुंचेंगे, यानी दौरा उनका। यूपी सीएम 5 अगस्त से पहले ये दौरा कर रहे हैं। अयोध्या के दौरे की अगर बात करें तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। बीएस लाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव तमाम जानकारी के साथ। बताइएगा क्या कुछ खबर आपके पास है, क्योंकि सीएम की अगर बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश के सीएम वहां पर पहुंच गए हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि हालातों का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अभी जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही देर में वो जो एयरपोर्ट है वहां एयरपोर्ट पे आएंगे, जो है कि जिलाधिकारी आयुक्त हैं वो लोग करेंगे। उसके बाद वो सीधा गढ़ी पे आएंगे, हनुमानगढ़ी के बाद वो रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद वहां की जो तैयारियां हैं, जो कार्यक्रम है जो चल रहा है, जो तैयारियां चल रही हैं, उसके बाद वो कार्यशाला जाएंगे। कार्यशाला पे जो काम कारीगरों द्वारा जो मूर्तिकार जो जिस तरह से साफ सफाई चल रही है, जो शिला रखी गई है, जो पहले से शिला रखी है कार्यशाला में, कार्यशाला की जायजा लेंगे। उसके बाद वो साधु संतों के बाद जो यहाँ की है वो हिंदुओं का वो है कार्यक्रम है, वहां मंत्री जाएंगे और 3 बजे जो यहाँ के जो संत हैं संतोष को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ के जो ट्रस्ट है वो सदस्य है जो नाम वो अंदर है रामलला के उसी के पास में है, वहां जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनके साथ बैठक करेंगे और प्रशासन के अधिकारियों को उसके बाद 3:30 बजे प्रशासन के अधिकारियों से 1 घंटा जायजा लेंगे तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सीएम योगी के साथ कौन कौन रहने वाला है, क्योंकि ये पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों के जिस तरीके से आप बात करें कि अधिकारियों से मुलाकात होगी, पूरे हालातों का जायजा लिया जाएगा, साधु संत होंगे उनसे बातचीत कर ली जाएगी। कौन कौन अधिकारी होंगे सीएम योगी के साथ, क्योंकि कुछ देर में वो पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए एडीजी जो पहले पहुंच चुके हैं। इसके बाद में जो संभावना है वो डीजीपी और प्रमुख जो 19 है प्रमुख सचिव गृह पर वो है, क्या नाम है चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों लोग अयोध्या में आए हैं। और वहां तक बात की जाए, ये तो अंदर की जो प्रशांत कुमार जी हैं डीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो इस समय राम जन्मभूमि
सुरक्षा के परिसर के जो अधिकारी हैं उनके साथ अंतर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना है। और जो यहाँ के एससी है, जहाँ एससी के लिए अगर बात की जाए आरएफ की या एसएफ की बात की जाए, तो सबकी एक जो टुकड़ी है, वो टुकड़ी के जो कमांडेंट है, जो वो है, उसके साथ अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को एक समय सुरक्षा का जायजा लें। बिल्कुल, अगर मंदिर की बात करें, मंदिर परिसर की बात करें, तो जिस तरीके से 3 गुंबद फिर 5 गुंबद ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी, और जब 5 अगस्त को हम देखेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे, साधु संतों का एक पूरा समाज होगा, किस तरीके की वो व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि मंदिर परिसर की अगर बात करें तो मंदिर परिसर को लेकर लगातार जानकारी आ रही है और साधु संत ये लगातार कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि पूरा भव्य तरीके से वो मंदिर हो और पूरी दुनिया की नजरें उस मंदिर पर हो। क्या कुछ जानकारी उस बारे में भी? देखिए, पहले जो मूर्ति का जो मंदिर का वो बनना था, 3 मंजिले में बनना था, जो 5 गुंबद की बात आ रही थी, उसमें जरूर संशोधन हुआ है। और देखा जाए 161 फीट जो मांग की गई थी, जो साधु संतों की जो बात थी, जो ट्रस्ट के तमाम साधु संतों ने, या बिहार की बात की जाए, अयोध्या के तमाम संत हैं जिन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि जो राम मंदिर है वो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बने, क्योंकि जो यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु आएंगे, बीजेपी का एक तरह से अगर कहा जाए कि जो एक राजनीतिक केंद्र है बीजेपी, तो बीजेपी जरूर इसको बुलाने में जरूर वो करेगी। तो विश्व की सबसे ऊंचा जो राम मंदिर बनने जा रहा है, ये जरूर इसका जो वो होगा, जो पार्किंग की व्यवस्था की जाए, और तमाम जो मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी उसमें मुख्यमंत्री जी के सामने जो गई थी उसमें जरूर बदलाव किया गया है। ये सब इस तरह की जो जानकारियां हैं वो जरूर वो है, मंदिर में बदलाव किया गया है। और मंदिर में इंटरनेशनल जो पार्किंग की व्यवस्था की जाए, और जो सड़क है 8 लेन की सड़कें की जो बात की जाए, जैसे पुरानी अयोध्या जो थी वो 8 लेन सड़क जो राम जन्मभूमि को जाएगी, वो 8 लेन शहादतगंज से लेकर के राम जन्मभूमि तक की जो रोड आएगी वो 6 लेन की रोड आएगी। और इस तरह के जो वो है, ये जो लेटर है जो जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर को दिया जा चुका है। जी बिल्कुल, अगर भूमि पूजन को लेकर बात करें सलाठिया, भूमि पूजन की बात करें, तो कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो नाराज इस वक्त चल रहे हैं। क्षत्रिय समाज की बात करें या फिर कुछ लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि भूमि पूजन के लिए हमें नहीं बुलाया गया, जिसके लिए लगातार बातें भी सामने आ रही हैं और कटाक्ष भी लगातार किया जा रहा है। जी देखिए, जो कोविड-19 की जो वो है, जो पीएमओ की तरफ से जो आया है, जो महामारी का तरफ से जो प्रोटोकॉल आया है, उसमें 200 लोगों का वो है, सिर्फ 200 लोगों का। उसमें अगर देखा जाए तो उम्मीद ये जताई जा रही है, जो प्रमुख सचिव, वो क्या नाम है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और राष्ट्रपति जो अब ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री हैं, धर्मार्थ कार्ड की बात की जाए, जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मार्थ कार्ड हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और जो अयोध्या के जो ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो अयोध्या के पूज्य साधु संत हैं। और अगर बात की जाए जो काशी से 11 आचार्य आएंगे, जो जिससे मंत्रोच्चार जो पूजा पाठ किया जाएगा, जो राम जन्मभूमि की शिला की वो की जाए, तो देखने की बात यह है जो प्रोटोकॉल से मात्र 200 लोगों की परमिशन दी गई है। अब 200 से ऊपर पीएमओ की तरफ से कोई वो नहीं है, तो प्रशासन इस तरह से कोई वो नहीं देगा, चाहे ये जरूरी बिल्कुल, पूरी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। और सीएम योगी जब पहुंचेंगे तो अधिकारी से मिलेंगे, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, पूरी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाते ही रहिएगा। लेकिन ब्रेक के